नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता होगा जो प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें साइंस से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस क्लास को करा रहा हूँ। चलो पहला प्रश्न बढ़ते हैं। पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। किसके संबंध में? पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में। पहला कथन है प्रजनन बीज के माध्यम से हो सकता है। दूसरा, प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से हो सकता है। तीसरा, प्रजनन तनों के टुकड़ों के माध्यम से हो सकता है। और चौथा, प्रजनन पौधे से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यमों में उगाए गए उत्तकों के माध्यम से हो सकता है। बताना है पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि प्रजनन बीज के माध्यम से हो सकता है। दूसरा बोला जा रहा है कि प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से हो सकता है, यही आपका कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बीजों के विपरीत बीजाणुओं की बात करता हूँ तो बीजाणुओं में भ्रूण नहीं होता है। ठीक है, बीजाणुओं में क्या नहीं पाया जाता? भ्रूण नहीं पाया जाता है जी। ठीक है, बीजाणुओं में क्या नहीं पाया जाता? आपका भ्रूण नहीं पाया जाता है और ना ही आपका फूलों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो दूसरा कथन बोल रहा है कि प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से हो सकता है, गलत हो जाएगा। बीजों के विपरीत बीजाणु में भ्रूण नहीं होता है और ये फूलों द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं। तीसरा तो सही है कि प्रजनन तनों के टुकड़ों के माध्यम से हो सकता है। और चौथा भी हमारा सही है कि प्रजनन पौधे से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम में उगाए गए उत्तकों के माध्यम से हो सकता है। तो दूसरा कथन गलत है, प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से हो सकता है बोला जा रहा है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से नहीं हो सकता, क्योंकि बीजों के विपरीत बीजाणुओं में भ्रूण नहीं होता है और ये फूलों द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अर्थ है? कार्बनिक पदार्थ पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है। दूसरा, यह अपने रखरखाव के लिए उज्ज्वल ऊर्जा पर निर्भर नहीं है। तीसरा, जैविक घटक में किसी भी जीव को जोड़ा या हटाया नहीं जाता है। और चौथा, जीव स्थानीय जैविक घटकों के प्रति अच्छी तरह अनुकूलित होते हैं। बताना है आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक घटक में किसी भी जीव को जोड़ा या हटाया नहीं जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैविक घटक में किसी भी जीव को जोड़ा या हटाया नहीं जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र से तात्पर्य उस तंत्र से है जो बाहरी हस्तक्षेप या इनपुट के बिना अपना संतुलन और कार्य बनाए रख सकता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? आत्र रस, पित्त रस, अग्नाशय रस या जठर रस? बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पित्त रस। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बाइल जूस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाइल जूस। याद रखना, जो पित्त रस होता है, पित्त रस का निर्माण लीवर करता है, यकृत करता है, लेकिन पित्त रस का स्त्रावण कौन करता है? पित्ताशय करता है। ठीक है, और ये जो आपका पित्ताशय है जो पित्त रस का स्त्रावण करता है, हमारे शरीर के लिए क्षारीय माध्यम का निर्माण करता है। ठीक है, देखो हमारे शरीर में एसिडिक माध्यम का निर्माण तो अमाशय करता है, अमाशय में HCl पाया जाता है, तो हमारे शरीर में क्षारीय माध्यम का निर्माण पित्ताशय में होता है। ठीक है, मतलब पित्ताशय में जो पित्त रस है वो स्त्रावित होता है ना, वो आपका क्या होता है? वहाँ से स्त्रावित होता है। लेकिन पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और पित्त रस क्या करता है? ये आपका भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को है ना मारने का कार्य करता है, उसकी जांच करता है। भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का और उसकी जांच करने का कार्य करता है, ध्यान रखना है। कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट बता रहा हूँ। पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है और उसका संग्रहण कहाँ किया जाता है? पित्ताशय में। स्त्रावण कहाँ से होता है? पित्ताशय से, लेकिन निर्माण कहाँ होगा? लीवर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि क्षारीय माध्यम का निर्माण करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द्विस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होती है? न आयनिक और न ही सहसंयोजी यौगिक के बीच में, या आयनिक यौगिक के बीच में, या सहसंयोजक यौगिक के बीच में, या आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के यौगिक के बीच में। बताना है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच में होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका आयनिक यौगिक। ठीक है, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है ये आपका आयनिक यौगिक के बीच में होता है। और आपका द्विस्थापन अभिक्रिया में दो आयनिक यौगिक दो नए यौगिक बनाने के लिए अपने आयनों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। अपने आयनों का क्या करते हैं जी? आदान प्रदान करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं।
धावन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है? यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह उदासीन होता है और यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है। अगर मैं धावन सोडा की बात करूं तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका मैं केमिकल सूत्र लिखूं, केमिकल फार्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा? Na2CO3। ठीक है, धावन सोडा को किस नाम से जानते हैं जी? याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, और इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। ये सफ़ेद रंग का गंधहीन पाउडर है जो कि प्रकृति में अत्यंत क्या है? क्षारीय है, ये आपको याद रखना है। तो धावन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है? यह क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसे किस नाम से जानते हैं? इसे आपका मैंने बता दिया, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारा वही चालक पर लगने वाला बल होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर तथा विद्युत धारा की दिशा के लंबवत, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, तीसरा विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर, और चौथा विद्युत धारा की दिशा के समानांतर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारा वही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है? तो याद रखना है, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। ठीक है, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और बल की दिशा है ना, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध है P इज इक्वल टू एफ, P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू -1/f और या P/f। बताना है कि लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है? तो सभी को पता होगा P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है ना। P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और लेंस की क्षमता को मापने की इकाई क्या होता है? आपका डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि लेंस की क्षमता को मापने की इकाई क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। चलो, P इज इक्वल टू 1/f होता है ना, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण है? यह ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन करता है। दूसरा, यह कठोर होता है और आसानी से टूटता नहीं है। तीसरा, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। और चौथा, यह मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे विलायकों में घुलनशील है। बताना है कौन सा आयनिक यौगिक का गुण है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? आपका उच्च होता है। ठीक है, आपको याद रखना है आयनिक यौगिक का जो गलनांक और क्वथनांक होता है ना जी, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही अधिक होता है, उच्च होता है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा आयनिक यौगिक का गुण है? तो आयनिक यौगिक का जो गलनांक है और क्वथनांक है बहुत ज़्यादा उच्च होता है। चांदी के आभूषण कुछ समय के बाद काले हो जाते हैं क्योंकि पहला, सिल्वर कार्बाइड बनाने के लिए सिल्वर हवा में कार्बन के साथ प्रतिक्रिया करता है। दूसरा, सिल्वर सल्फाइड बनाने के लिए चांदी हवा में सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करती है। तीसरा, सिल्वर नाइट्राइड बनाने के लिए चांदी हवा में नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। या चौथा, चांदी हवा में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर हाइड्राइड बनाती है। बताना है चांदी के आभूषण कुछ समय के बाद काले क्यों हो जाते हैं, इसका आपको कारण बताना है। तो सिल्वर सल्फाइड बनाने के लिए चांदी हवा में सल्फर के साथ क्या करती है? आपका प्रतिक्रिया करती है। तो इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सिल्वर सल्फाइड बनाने के लिए जो चांदी है ना, वो हवा में सल्फर के साथ क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। ठीक है जी, चांदी के आभूषण हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काले हो जाते हैं क्योंकि चांदी हवा में सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करके किसका निर्माण करती है? सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रय में समूहित किया था। दमित्री इवानोविच मेंडलीव, दूसरा जॉन न्यूलैंड, तीसरा हेनरी मोसले और चौथा जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर। बताना है उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रय में समूहित किया था। दमित्री इवानोविच मेंडलीव, जॉन न्यूलैंड्स और तीसरा हेनरी मोसले और चौथा जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर। ठीक है, इसका सही आंसर जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर हो जाएगा। इन्होंने 1817 में जर्मन रसायनज्ञ थे ये, है ना। इन्होंने 1817 में आपका समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित किया था। ठीक है, समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में इन्होंने क्या किया था? व्यवस्थित किया था। ये आपको याद रखना है। तो उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रय में सामूहित किया था। तो जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर, ये आपको सीधा नाम याद रखना है जी, है ना।
प्रकाश संश्लेषण से गुजरने वाले हरे पादप उत्तकों के लिए क्या अपशिष्ट उत्पाद है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या यूरिया? सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण से गुजरने वाले हरे पादप उत्तकों के लिए क्या एक अपशिष्ट उत्पाद है? तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण में समस्त हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, CO2 और जल की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। और कौन सा गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, और इसी ऑक्सीजन गैस को हम लोग श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण से गुजरने वाले हरे पादप उत्तकों के लिए क्या एक अपशिष्ट उत्पाद है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ही ये लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? मूत्र मार्ग, नलिकाएं, वृक्काणु या मूत्रवाहिनी? सीधे नाम समझ में आ रहा है। कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को आपस में जोड़ता है? तो इसका सही आंसर आपका मूत्रवाहिनी। तो जो मूत्रवाहिनी होता है वो क्या करता है? वो मूत्राशय और वृक्क को आपस में जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला आर्तव प्रवाह यौनारंभ में शुरू होता है, इसे क्या कहा जाता है? ऋतुस्राव, अंडोत्सर्ग, रजोनी वृत्ति या रजोदर्शन? पहला जो आर्तव प्रवाह है यौनारंभ में शुरू होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आपका रजोदर्शन हो जाएगा। इसी को मेनार्की के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश में मेनार्की बोलते हैं। ठीक है, जब लड़कियों में सबसे पहले जो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, मासिक चक्र आते हैं, उसको मेनार्की के नाम से जानते हैं। और जब ये सबसे अंतिम बार आते हैं उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि पहला आर्तव प्रवाह यौनारंभ में शुरू होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो रजोदर्शन, या इसी को इंग्लिश में मेनार्की बोलते हैं। ठीक है, चलो। गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए, थकान दूर करने के लिए, रक्तचाप को कम करने के लिए, या गर्भधारण से बचने के लिए? सीधा नाम समझ में आ रहा है। गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गर्भधारण से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? गर्भधारण से बचने के लिए। ठीक है, गर्भधारण से बचने के लिए गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पेशियों में ऐंठन किसके कारण होती है? रक्त में निम्न ग्लूकोज स्तर, तंत्रिका पेशी संधियों की अत्यधिक उत्तेजना, पेशियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, और शरीर में श्रांति और कमजोरी। बताना है कि जो पेशियों हैं उसमें ऐंठन किसके कारण उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेशियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी। ठीक है, पेशियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी। तो जब पेशियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी होता है तब ऐंठन उत्पन्न होता है। ठीक है, यह हम लोग बोलते हैं अत्यधिक हमको थकान हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्यों होता है? क्योंकि उस समय आपका अनाक्सी श्वसन होता रहता है, मतलब ऑक्सीजन का प्रॉपर रूप से वहाँ तक आपका संचार नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब पूर्ति नहीं हो पाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हो जाएगा पेशियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन किसके कारण श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है? पहला, इसका आकार छोटा है और कार्बन कार्बन बंध के सामर्थ्य अधिक है। दूसरा, इसका आकार बड़ा है और कार्बन कार्बन बंध के सामर्थ्य अधिक है। तीसरा, इसका आकार छोटा है और कार्बन कार्बन बंध के सामर्थ्य दुर्बल है। और इसका आकार बड़ा है और कार्बन कार्बन बंध के सामर्थ्य दुर्बल है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जी, इसका आकार आपका छोटा है और कार्बन कार्बन बंध की सामर्थ्य अधिक है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका आकार छोटा है और कार्बन कार्बन बंध की सामर्थ्य अधिक है। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसका आकार छोटा है और कार्बन कार्बन बंध के सामर्थ्य अधिक है, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कार्बन एक छोटा परमाणु है जिसका परमाणु त्रिज्या छोटा होता है और इसे अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मजबूत सहसंयोजक बंध बनाने की अनुमति देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ में रेडॉक्स अभिक्रियाओं में कम किया जाना कहा जाता है यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त करता है। दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों खो देता है। तीसरा, हाइड्रोजन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन खो देता है। चौथा, ऑक्सीजन प्राप्त करता है या हाइड्रोजन खो देता है। किसी पदार्थ को रेडॉक्स अभिक्रिया में कम किया जाना कहा जाता है यदि, चार ऑप्शन दिया गया है जी, चार ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर हाइड्रोजन प्राप्त करना या ऑक्सीजन खो देना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन प्राप्त करना या ऑक्सीजन खो देना हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन प्राप्त करना या ऑक्सीजन खो देना इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो किसी पदार्थ को रेडॉक्स अभिक्रिया में कम किया जाना कहा जाता है यदि हाइड्रोजन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन खो देता है। तो ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अपचयन से जुड़ी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें अभिकारकों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है जी? बदल जाती है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में नीचे नए कोष जोड़ने से क्या प्राप्त होती है? परमाणु आकार और परमाणु आवेशों में कमी,
परमाणु आकार में वृद्धि और परमाणु आवेश में कमी, परमाणु आकार और परमाणु आवेश में वृद्धि, या परमाणु आकार में कमी और परमाणु आवेश में वृद्धि। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में नीचे नए कोष जोड़ने से क्या प्राप्त होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है, पढ़ के बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पहला है परमाणु आकार और परमाणु आवेश में कमी, दूसरा परमाणु आकार में वृद्धि और परमाणु आवेश में कमी, ठीक है, तीसरा है आपका परमाणु आकार और परमाणु आवेश में वृद्धि, और चौथा है आपका परमाणु आकार में कमी और परमाणु आवेश में वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, परमाणु आकार और परमाणु आवेश में वृद्धि। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? परमाणु आकार और परमाणु आवेश में वृद्धि। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु आकार में क्या होती जाती है? जो आपका वृद्धि होती जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार जीवाणु हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की खोज के लिए शारीरिक क्रिया विज्ञान और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है? जेम्स पी एलिसन और तुसुकु होंजो, ब्रूस ए बिटलर और जूल्स ए हॉफमैन, रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल और विलियम सी कैंपबेल और सतोशी ओमुरा। बताना इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल को पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार जीवाणु हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की खोज के लिए शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1808 में द्रव्यमान के संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो पदार्थ के अध्ययन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, लेवाजिए, प्रास्ट या जॉन डाल्टन। बताना है कि उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम क्या है जिसने 1808 में द्रव्यमान के संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो पदार्थ के अध्ययन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी लावोजियर, सी प्रास्ट और डी आपका जॉन डाल्टन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका जॉन डाल्टन हो जाएगा, ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ चाहे कोई तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण, छोटे कणों से बना होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? आपका परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे आपका परमाणु कहा जाता है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन है जिसने 1808 में द्रव्यमान के संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो पदार्थ के अध्ययन में क्रांतिकारी परिवर्तन था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका या गोल्गी का? इसका सही आंसर आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका शब्द का सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। कोशिका हमारा शरीर है, पूरी तरीके से देखा जाए तो कोशिका से मिलकर बना हुआ है। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोशिका का ब्रेन केंद्रक को बोलते हैं। कोशिका में आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोलते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। परिवहन यूनिट गोल्गी बॉडी को बोलते हैं। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। और पादप कोशिका में कोशिका का किचन किसे बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट को। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं? लाइसोसोम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में स्थानांतरित करता है? प्लाज्मा, WBC, RBC या प्लेटलेट्स? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब का प्लाज्मा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा रक्त का एक पीला तरल घटक है जो रक्त कोशिकाओं, प्रोटीन और रक्त के अन्य घटकों को निलंबित करता है, और ये शरीर की कुल रक्त मात्रा का लगभग कितना परसेंटेज होता है? तो 55% होता है, ये आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित में से क्या भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में स्थानांतरित करता है? इसका सही आंसर आपका प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा रक्त का एक पीला तरल घटक है जो रक्त कोशिकाओं, प्रोटीन और रक्त के अन्य घटकों को निलंबित करता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। नीलय से रक्त केवल क्लोम तक जाता है। रक्त क्लोम से शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है और 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। बताना कौन सा कथन गलत है? पहला सही है, नीलय से रक्त केवल क्लोम तक जाता है, सही है। दूसरा भी सही है, रक्त क्लोम से शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। तीसरा भी सही है, शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है। लेकिन चौथा बोला जा रहा है कि 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ये क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। मछली जैसे कुछ जंतुओं के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं और उसके हृदय में केवल 1 नीलय और 1 आलिंद होता है, ठीक है। केवल 1 नीलय और 1 आलिंद होता है, जबकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? दोहरा परिसंचरण होता है बोला जा रहा है।
तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? आयनिक आबंधों की उपस्थिति, सहसंयोजक आबंधों की उपस्थिति, अणुओं के बीच का प्रबल आकर्षण बल या अणुओं के बीच का दुर्बल आकर्षण बल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अणुओं के बीच का दुर्बल आकर्षण बल। ठीक है, अणुओं के बीच का क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका दुर्बल आकर्षण बल, ये आपको याद रखना है। तो कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होता है क्योंकि अणुओं के बीच का क्या होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह वर्ग में नीचे की ओर घटता है, यह संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है, यह आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है, और चौथा यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा स्टेटमेंट, यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, ये क्या हो जाएगा आपका सही नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा क्या है आपका सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। यदि धारा दोगुनी कर दी जाए और विभवांतर आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, दूसरा प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, तीसरा प्रतिरोध आधा हो जाएगा, और चौथा प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। बताना है कि यदि धारा दोगुनी कर दी जाए और विभवांतर आधा कर दिया जाए तब क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ओम के नियम अनुसार क्या होता है, V=IR होता है। ठीक है, यदि धारा दोगुनी कर दी जाए और विभवांतर आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। किस तापमान पर जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? 573 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन या 473 केल्विन। बताना है किस तापमान पर जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। इसका सही आंसर 373 केल्विन। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को आमतौर पर जिप्सम के रूप में जानते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, है ना। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को आमतौर पर जिप्सम के रूप में जानते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है CaSO4 × 2H2O। जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है CaSO4 × हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, और ये आपका जिप्सम का फार्मूला होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। जल पंप में ऊर्जा रूपांतरण किससे किस ऊर्जा में होता है? जल पंप की बात हो रहा है, प्रकाश से विद्युत या विद्युत से उष्मा या विद्युत यांत्रिक या चौथा यांत्रिक विद्युत। सिंपल सा क्वेश्चन है। जल पंप में ऊर्जा रूपांतरण आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। किस में होता है आपका? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जल पंप में ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? स्पीकर, विद्युत चुंबक, इमर्जन रॉड या विद्युत घंटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका इमर्जन रॉड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका इमर्जन रॉड। ठीक है, जूल का नियम कहता है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, इससे गुजरने वाली विद्युत धारा और चालक के प्रतिरोध के वर्ग के क्या होता है आपका समानुपाती होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इमर्जन रॉड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, एक्चुअली गर्मी का समय है, अभी रात के 1 बज रहे हैं जी, है ना। और निश्चित है आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए यार, मैं समय निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। बहुत सारे वीडियो मैंने मैंने प्रयोगशाला परिचालक की एग्ज़ाम को ही ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा वीडियो बनाए हुए हैं। तो थोड़ा आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, तो मोटिवेशन बना रहता है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है ऐसा करके। ठीक है, तो निश्चित ही आप लोग को अगर पसंद आता होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हर वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आता होगा तो करिए, है ना, लाइक किया करिए। चलो लास्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको इसका मुझे आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कमेंट सेक्शन में इसके आंसर मुझे आप लोग को बताना है। ठीक है, चलो आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी, है ना, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, अभी रात के 1 बज रहे हैं, और चलो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।